हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 13 एंड 14 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडियन एंड एशियान रिव्यू स्ट्रेटेजिक टाइज। तो गाइस क्या हुआ था, इंडियन और एशियान के बीच में जो स्ट्रेटेजिक टाइज हुई थी, अभी उनको क्या किया है, रिव्यू किया है। ठीक है, तो अभी क्या है, एशियान और इंडिया की क्या हुई है, वर्चुअल मीटिंग। अब वर्चुअल मीटिंग क्यों हुई है भाई, कोरोना चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों साइड्स ने क्या किया है, जो एशियन और इंडिया के बीच में जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उन एरियाज को क्या किया, रिव्यू किया। अभी किस किस एरिया में इंडिया और एशियन कंट्रीज़ की स्ट्रेटेजिक टाइज थी, जैसे मैरीटाइम कोऑपरेशन। ठीक है, तो मैंने आपसे बहुत पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैरीटाइम कोऑपरेशन क्या होता है। कनेक्टिविटी, ठीक है, किस तरह से आप ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करोगे या फिर लोगों को कैसे आने जाने का है, उन कनेक्टिविटी को। एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करोगे, या फिर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। तो इन सब जो एरियाज हैं उन सब में क्या हुआ है, रिव्यू किया है। देखो इंडिया और एशियन अगर हम दोनों को इकट्ठा रखें, देखो एशियन में 10 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये इंडिया और एशियन टुगेदर करते हैं 1/4 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, ये करते हैं, कंटेन करते हैं। और इनकी अगर हम कंबाइंड जीडीपी देखें तो वो कितनी है, एटलीस्ट 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। तो कैसे हम देख सकते हैं एशियन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई। तो गाइस ये जो कंट्रीज़ हैं वो किसका हिस्सा है, एशियन का। तो गाइस मैंने एक ट्रिक देखी थी, मतलब ये मेरी ट्रिक नहीं है पर मैंने देखी थी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसकी ट्रिक है सिंपल, BPL TV मिमिक। ठीक है, मिमिक्स। तो इसमें क्या है, बी से ब्रूनी हो गया, पी से फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर। तो इस तरह से क्या है, आप इस ट्रिक को लर्न कर सकते हो। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मिल जाएंगी, निमोनिक्स मिल जाएंगे, तो आप इन्हें लर्न करो। ठीक है, तो यही बेस्ट तरीका रहता है। तो ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो इंडियन और एशियन है वो टुगेदर कितना पॉपुलेशन है, उनमें 1/4 ग्लोबल पॉपुलेशन है। और जो उनकी कंबाइंड जीडीपी है वो कितनी है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, अभी के जो प्रोग्रेस को हमने देखा कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। देखो जो एशियन और इंडियन में जो एक्शन प्लान आया था वो 2016 से 2020 के लिए आया था। तो उसी प्रोग्रेस को हमने देखने के लिए क्या किया, मीटिंग करी है और हमने क्या किया, एक नया एक्शन प्लान अडॉप्ट किया है अगले 5 सालों के लिए। अब ये जो नया एक्शन प्लान किया है उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो हमने मेनली डिस्कस किए हैं। देखो सबसे पहले तो यही है, देखो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर 2 कंट्रीज मीटिंग करती हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करते हैं तो वो मेनली क्या क्या बातचीत करते हैं कि यार इकोनॉमी हमें कॉपरेट करना है, सिक्योरिटी कॉपरेट करनी है, ठीक है, पॉलिटिकली कॉपरेशन करना है। तो वही बातें हुई हैं। सबसे पहले इन्होंने यही बोला कि हम क्या करेंगे, पॉलिटिकली कॉपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उन्हें क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, कंसल्ट करेंगे और कॉपरेट करेंगे। इकोनॉमिक कॉपरेशन को हम एनहेंस करेंगे, बूस्ट करेंगे। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड आपस में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स को एनहेंस कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सिक्योरिटी कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना है और जो फिजिकली कनेक्टिविटी है उसे प्रमोट करना है। जैसे एक हमने प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, एक हाईवे बन रहा है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। अगर इस जैसे प्रोजेक्ट्स और आएंगे या फिर इस जैसे प्रोग्रेस को हम ज़्यादा ज़्यादा कंप्लीट करेंगे तो इससे क्या होगा, जो फिजिकल कनेक्टिविटी है वो भी प्रमोट होगी और जो हमारा सिक्योरिटी है उसमें भी ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। हमें क्या करना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करना है। अनइम्पीडेड कॉमर्स क्या होता है, मतलब कि कॉमर्स में कोई ऑब्स्टेकल ना आए, फ्रीली क्या है, जो ट्रेड है वो ईजिली हो सके। और जो डिस्प्यूट्स अगर किसी भी 2 कंट्रीज़ में या इन सब कंट्रीज में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, रिजोल्व किया जाए बाय पीसफुल मीन्स। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, और इश्यूज़ हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखो इश्यूज़, देखो आजकल क्या सबसे बड़ा इशू चल रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसी का इशू डिस्कस किया कि हम किस तरह से अपनी कोऑपरेशन अच्छी कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि हम जो इस पैंडेमिक से क्या कर सकें, लड़ सके। ठीक है, और हमने क्या कर सके, जो इंपॉर्टेंट रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट में जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें हमने क्या किया, एक्सचेंज किया। ठीक है, जो ये मीटिंग है इसमें ये कब आई थी, जब इंडिया और एशियन क्या है, क्यों दिस मीटिंग एट अ केम टाइम। देखो ये मीटिंग अब हुई है जब इंडिया और एशियन दोनों में क्या है, कहीं ना कहीं चाइना को लेके क्या है, कॉमन फैक्टर है कि इंडिया की भी चाइना से कहीं ना कहीं आपको पता है बॉर्डर टेंशन चल रही है। उसी तरह जो एशियन है वो कहीं ना कहीं वो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में एंगेज है चाइना के साथ। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या इस मीटिंग में इस चाइना के ऊपर कोई डेलिब्रेशन हुआ है या नहीं। हाउएवर इट इज़ नॉट इमीडिएटली नोन वेदर दीज इशूज़ फिगर्ड इन द डेलिब्रेशन और नॉट। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन कम्स इनटू द फोर। तो गाइज ये कन्वेंशन जिसका नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट कंसल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, ये पहली यूएन की ट्रीटी है जिसको सिंगापुर के नाम पे क्या किया हुआ है, कन्वेंशन का नाम रखा हुआ है। ठीक है, देखो ये कन्वेंशन क्या है, इसमें मेनली क्या होता है, अगर आपके 2 बीच में लड़ाई हो रही है, 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसमें हम क्या करते हैं, मीडिएशन के थ्रू क्या है, उन दोनों कंट्रीज़ में के जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजोल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट हो रहा हो तो यही लिखा है, कन्वेंशन अप्लाइज टू इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स
रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन कॉन्क्लूडेड बाय पार्टीज टू रिजॉल्व अ कमर्शियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो क्या इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कंट्रीज़ के हिसाब से आप सोच लो कि अभी सपोज करो आप दो दोस्त हो, आप दोनों में कोई लड़ाई हुई हो, तो अभी क्या है, अब आप वो दोनों दोस्त हो वो लड़ाई आप कोर्ट में नहीं लेके जा रहे हो, आप अपना बाहर सोल्व कर रहे हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किसे बोलते हैं, अगर हम कोई भी अपने जो लड़ाई झगड़े हैं उनको सेटल डाउन कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट रूम के आउटसाइड अगर हम कोई भी डिस्प्यूट को रिजोल्व कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसके अंदर क्या कुछ तरीके होते हैं। देखो सबसे पहले निगोसिएशन। देखो निगोसिएशन तो यही है कि सिंपल आप जो दोनों दोस्त हो वो आपस में क्या कर लो, बातचीत कर लो। ठीक है, आपने बोला चल ठीक है भाई तू आगे से ये नहीं करेगा, उसने बोला चल ठीक है भाई मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी है कि आपको एक दूसरे की बात माननी है नहीं माननी, तो वो क्या नॉन बाइंडिंग। ठीक है, तो यही होता है, एक नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज में क्या होता है, डिस्कशन होता है, दोनों जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें डिस्कशन होएगा। ठीक है, इसमें कोई हम थर्ड पार्टी नहीं लेके आते, मतलब कि आप जो दोस्त हो बस आप दोनों दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या हो, एंड में कंक्लूजन पे आ रहे हो। ठीक है, तो यही होता है, इस तरह से आप जो अपना डिस्प्यूट है, लड़ाई है, उसे क्या कर लेते हो, रिजोल्व कर लेते हो। मीडिएशन के नाम से बदल रहा है मीडिएट। इसमें क्या है, आप क्या कर रहे हो, जो दो दोस्त हो बीच में आप एक तीसरा बंदा आ रहा है, वो आपके दोनों दोस्तों के बीच में क्या कर रहा है, लड़ाई रिजोल्व करा रहा है, लेकिन वो जो तीसरा बंदा आएगा वो इम्पार्शियल पर्सन होएगा। ठीक है, और वो कोशिश करेगा कि आप जो दोनों की जो बातें हैं उसको एक मतलब कि म्यूचुअली आप एग्री कर सको। ठीक है, तो यही होता है मीडिएशन में। क्या होता है, एक इम्पार्शियल पर्सन होता है जिसे मीडिएटर बोलते हैं, वो क्या करता है, पार्टीज़ की हेल्प करता है ताकि वो जो आप जो डिस्प्यूट हो उसको रिजोल्व कर सके और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एक रिजोल्यूशन लेके आ सके। देखो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो मेनली जो डिस्प्यूट होता है उसे रेफर किया जाता है ट्रिब्यूनल पे। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्यूट होता है वो किस पे जाता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे, जो एक डिसीजन बनाता है और उस डिसीजन को आपको क्या करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन में जो मैटर होता है वो किस पे जाएगा, ट्रिब्यूनल पे जाएगा, और जो उसका डिसीजन होगा वो किस पे होगा, आपके बाइंडिंग होगा। तीसरा कॉन्सिलेशन। जो कॉन्सिलेशन में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, हम बीच में एक थर्ड पार्टी लेके आते हैं, लेकिन ये नॉन बाउंडिंग प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, जो इम्पार्शियल पर्सन होएगा, जो थर्ड पार्टी का, वो क्या करेगा, आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट होएगा उसे क्या करेगा, रिजोल्व करेगा, ताकि वो क्या कर सके, जो म्यूचुअली जो आप दोनों जिसमें सेटिस्फाइड हो वो लेके आ सके, और ये भी नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर होते हैं। अब आपकी मर्जी, आप मानो ना मानो। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उनके जो 4 मेथड्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लिया कि नेगोशिएशन क्या होता है, मीडिएशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सिलिटेशन क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं न्यूज़ पे। ठीक है, तो न्यूज़ में यही है कि इसमें क्या होता है, मेनली हम क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं, मीडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करते हैं। भाई अब क्या होएगा, ऑफकोर्स इससे क्या होगा, जो बिजनेसेस हैं वो ईजिली क्या हो सकते हैं, अगर आपके क्रॉस बॉर्डर जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हो उनको आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, ईजिली क्या कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या जो ये कन्वेंशन है वो 53 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना और यूएस। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया, चाइना, यूएस ने भी इस कन्वेंशन का क्या रखा है, सिग्नेटरी है। ठीक है, अब इस कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो आपको समझ में आ ही रहा होगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इससे क्या जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, कॉमर्स है, वो ईजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा आपको मतलब कि मतलब डिस्प्यूट्स में क्या इजीली सोल्व हो जाता है, तो आपको ज़्यादा हायर बॉडीज़ पे नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, एनफोर्स हो जाते हैं, और जो सेटलमेंट एग्रीमेंट्स हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, बिजनेसेस में बेनिफिट होगा। ऑफकोर्स यार, जब आप में दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा तो इजीली क्या जो बिजनेसेस हैं वो स्मूथ बने रहेंगे। ठीक है, बिजनेसेस बेनिफिट होएगा from mediation as an additional dispute resolution option to litigation and arbitration in settling cross border dispute। ठीक है, इससे होगा ऑफ कोर्स हमारे जो टाइम और जो लीगल कॉस्ट्स हैं। ठीक है, अब यार आप एक बार बताओ, कोर्ट के चक्कर काटोगे उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, तो उन सब चीज़ों को भी आप सेव कर सकते हो। इंडिया का लिए क्या बेनिफिट है, ऑफकोर्स अगर इंडिया भी ये जो कन्वेंशन है उसको सिग्नेटरी किया हुआ है तो इससे क्या जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बूस्ट होएगा। ठीक है, इससे क्या होएगा, जो हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि जब फॉरनर्स को लगेगा कि यार यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स रिजोल्वेंस है वो बहुत ईजी है, तो वो क्या ज़्यादा रहेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड अ बिजनेस पॉजिटिव सिग्नल टू फॉरेन इन्वेस्टर्स अबाउट इंडियाज कमिटमेंट टू अदर टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑन एरिया। ठीक है, तो गाइस यही कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, पीस टॉक्स बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान स्टार्टेड इन कतर। अभी क्या जो अफगान गवर्नमेंट और तालिबान में क्या है, कुछ टास्क हुई हैं, मतलब कि शांति से लेती, कहाँ पे हुई है, कतार में है। देखो ये बात क्यों हुई है, क्योंकि यूएस और तालिबान का एग्रीमेंट हुआ था। ये गाइस आपको ही पता है, हमने न्यूज़ में भी पढ़ा था, मैंने डेली करंट अफेयर्स में ही डिस्कस किया था। तो यूएस तालिबान का एग्रीमेंट हुआ था फरवरी 29 को। तो उसके बाद क्या हुआ, जब यूएस तालिबान का एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने क्या कि अफगानिस्तान को तो बीच में लेके ही नहीं आया, बस यूएसए और तालिबान में एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है तुम एक काम करो। उसमें यूएसए ने बोला कि ठीक है, मैं अफगानिस्तान से अपनी जो मेरी फोर्स लगाई हुई है, मैंने आर्मी लगाई हुई है, जो भी मेरी फोर्सेज हैं उनको मैं विड्रॉ कर लूँगा।
ठीक है, लेकिन आप भी मुझे गारंटी दो, तालिबान को बोला कि तुम मुझे गारंटी दो कि तुम अफगानिस्तान में क्या टेररिस्ट अटैक नहीं करोगे, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर काउंटर टेररिज्म गारंटी फ्रॉम तालिबान, ठीक है। अब क्या है, लेकिन ये जो पीस टॉक्स हैं कहीं ना कहीं डिले हो गया, क्योंकि उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था यूएस तालिबान एग्रीमेंट में, तो उसमें ये भी हुआ था कि जो आपके प्रिजनर्स हैं हम उन्हें क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। मतलब कि जो अगर तालिबान ने जो यूएसए के जो लोगों को अगर मतलब कि जेल में रखा हुआ है, या फिर यूएसए ने जो तालिबान के लोगों को जेल में रखा हुआ है, तो वो जो प्रिजनर्स हैं उन्हें एक्सचेंज किया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस हो गया, उसमें कुछ उनका मिसअंडरस्टैंडिंग है जो भी हुआ, तो इसकी वजह से क्या डिले हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, इन पीस टॉक का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो अब क्या है, अगर अफगान गवर्नमेंट तालिबान के साथ क्या करती है, मतलब कि ऐसे निगोशिएशन करती है, तो इससे क्या होगा, जो 20 साल से जो वॉर चल रहा है वो क्या खत्म होएगा, जिसमें 20 साल में कितने हैं, नियर अबाउट 1,60,000 लोग मर चुके हैं। इससे क्या होगा, जो अफगानिस्तान का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब यूएस विड्रॉल कर लेगा, ठीक है। तो देखो जब कंट्री का तभी पता चलता है जब वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अभी क्या है, उसमें यूएस की आर्मीज वहाँ पे तैनात है, जब यूएस विड्रॉल होएगा तभी हमें पता चलेगा कि अफगानिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर है क्या। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो जेंडर जस्टिस और सोशल इक्वालिटी लाए हैं 2001 से, वो मेंटेन करने में कितना कामयाब रहेगा ये पता चलेगा। अभी क्या है, इंडिया ने भी इसके इनॉग्रेरल सेशन में पार्टिसिपेट किया था, और उसने क्या कन्वे किया था जो हम देखते हैं। देखो गाइस, हमने लास्ट ईयर, अगर आपने मेरे साथ PT 365 कवर की होगी, तो उसमें मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कवर किया था टॉपिक। इसमें इंडिया ने ये बोला था कि भाई अफगान की कंट्री है, तो अफगान के द्वारा ही अफगान लीड करनी चाहिए इस कंट्री को, अफगान के द्वारा ही ओन होनी चाहिए, अफगान के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए। मतलब सिंपल बात ये है कि उसकी कंट्री की खुद की सॉवरेनिटी है, लाइक इंडिया सॉवरन है, तो इंडिया के द्वारा ही कंट्री को लीड किया जाता है, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया को ओन किया जाता है, और इंडिया के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। किसी दूसरी कंट्री का हक नहीं है कि वो हमारे इंडिया में क्या अपनी आर्मी तैनात करे। तो इस तरह से ये इंडिया ने क्या किया था कि अफगानिस्तान शुड बी अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, जो अफगानिस्तान की जो नेशनल सॉवरेनिटी है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरा यही है कि अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए, अपने माइनॉरिटीज़, वुमेंस और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन लोगों की जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रिजर्व करने चाहिए। हमें जो वहाँ पे जो अफगानिस्तान, आपको पता है कितना ज़्यादा हमने पढ़ा है कि ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट पढ़ी है, ग्लोबल पीस रिपोर्ट पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें हम हर जगह क्या है, इसने नीचे से टॉप किया है। तो ऐसे जो इशू ऑफ वायलेंस है उन्हें क्या करना है, एड्रेस करना। अब इंडिया का कंसर्न है, मतलब कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, देखो सबसे पहले इंडिया का कंसर्न क्यों है, पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान क्या करता है, तालिबान के साथ अच्छी लिंक है, और कहीं ना कहीं क्या है, तालिबान के थ्रू क्या करता है, अफगानिस्तान में क्या करता है, हमले करवाता है। और तालिबान का कहीं ना कहीं लिंक है इनके साथ, जो टेररिस्ट ग्रुप जो कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट करते हैं, या फिर जो इंडिया को जो अफगानिस्तान को लेकर इंटरेस्ट है वही इन्हें टारगेट करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं तो क्या करेगा, तालिबान क्या करेगा, इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर करेगा, ठीक है। क्यों, अभी क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इस वजह से कुछ क्या इंडिया के जो कंसर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इलेक्शन कमीशन इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग पब्लिसिटी ऑफ क्रिमिनल इंसिडेंट्स बाय द कैंडिडेट। तो कभी इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस निकाल दी हैं कि जो भी भाई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो एंसेस्टर हैं, एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवील करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बताया। अभी जो इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया है उसने गाइडलाइंस बनाई है, उसने बोला है कि हर एक जो कैंडिडेट है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा 3 बार, कितनी बार, 3 बार डिक्लेयर करना पड़ेगा इलेक्शन से पहले, कि वो भी कहाँ पे डिक्लेयर करेगा, आपको न्यूज़पेपर में डिक्लेयर करेगा, एक जो नेशनल न्यूज़पेपर है जो डेली आता है, और जो 2 रीजनल न्यूज़पेपर्स में क्या उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने जो एंसेस्टर हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। इससे होएगा जो कैंडिडेट्स और पार्टीज हैं उनको एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा टाइमली, इस तरह निकालना पड़ेगा कि पब्लिक को अटेंशन मिले। ये नहीं कि अखबार के एक छोटे से कोने में लगा दे, नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह से करना है कि जो पब्लिक की अटेंशन वहाँ जाए, ठीक है। इससे क्या होएगा, जो डिक्लेयर, मैंने आपको बताया कि 3 बार डिक्लेयर करना पड़ेगा पब्लिसिटी, और वो कब कब डिक्लेयर कर सकता है, जैसे उसका नॉमिनेट हुआ उसके बाद वो डिक्लेयर कर सकता है, और जब तक इलेक्शन कैंपेन खत्म नहीं होता, जैसे आपको पता है कि इलेक्शन होने से 48 आवर्स तक पहले क्या इलेक्शन कैंपेन खत्म होता है, तो तब से नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कैंपेन तक उसे क्या 3 बार क्या करना है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकलवानी है, ठीक है। इससे होएगा जो वोटर्स हैं जो सोच रहे थे कि हाँ यार मैं इसको वोट दूंगा, तो उसे भाई उसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि वो वोटर है कैसा है, उसकी बैकग्राउंड पता चल जाएगी। तो इससे क्या होएगा, वोटर्स क्या हैं जो अपनी चॉइसेस हैं उसको और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, हम किसी को भी वोट दे देते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैंडिडेट को नहीं देखते, हम पार्टी को देखते हैं कि हाँ यार बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, तो उनको वोट दे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, बंदा क्या अपनी चॉइसेस को एक इन्फॉर्म्ड मैनर में क्या करेगा और वोट देगा, ठीक है।
मार्च 2020 में इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी क्या डिटेल्स हैं, आपकी जो क्रिमिनल्स जो मतलब कि जो आपके एंसेस्टर्स थे उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनकी जो डिटेल्स है वो आपको पब्लिक के सामने लानी पड़ेगी, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करना होगा कि आपको हम क्यों सेलेक्ट करें, रीज़न बताओ। जैसे आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपसे कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, आपकी बैकग्राउंड पूछते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह इतना कुछ पूछते हैं ना, तो ये सब है कि उसमें आपको बताना पड़ेगा क्या रीज़न है सिलेक्शन का। ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था 2018 में और इलेक्शन कमीशन ने खुद इंस्ट्रक्शन भी दी थी 2019 में। अब इससे क्या होएगा, देखो अगर आप खुद सोचो, अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टी अगर क्रिमिनलाइज हों, ऑलरेडी वो क्रिमिनल्स हों, ठीक है, अगर वो इलेक्ट होकर हमारे मतलब कि पार्लियामेंट में आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ऑफकोर्स जो पार्लियामेंट की जो एक मतलब कि हॉलीनेस होती है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। सेंसिटिव मतलब होता है कि हॉलीनेस, ठीक है, एक जैसे मतलब कि लाइक टेम्पल होता है, उसका एक होलीनेस होता है, उसी तरह पार्लियामेंट भी एक तरह के टेम्पल है, वो उसकी जो उसको अंडरमाइन करती है। और जो हमारा पब्लिक जनता है उसका भी जो फेथ है वो भी कहीं ना कहीं लॉस होता है। और दूसरा जो पॉलिटिक्स में जो आजकल मसल पावर चल रही है, मनी पावर चल रही है, उसको भी कहीं ना कहीं जो उसके कल्चर को क्या करेगी, एलिमिनेट करेगी, ठीक है। लीगल प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 1021 और आर्टिकल 191 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग क्या है, एमपीज और एमएलए को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे, ठीक है। बाकी जो आरपी एक्ट 1951 का सेक्शन 8 के अंदर भी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो पॉलिटिशियंस को क्या कर सकते हैं, कन्विक्ट मतलब कि जो भी मतलब कि जिसको हमने बोल दे कि हाँ ये गिल्ट है तो उसको बैन कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इलेक्शन लड़ने से, ठीक है। तो गाइस अगर हम डाटा देखना चाहें तो भी 2009 का इलेक्शन का डाटा है, 2014 का, 2019 का, तो हम देख सकते हैं कि जो क्रिमिनल जो लोग आते हैं वो ज़्यादा क्या उनकी रेशो बढ़ रही है। 2009 में अगर देखा जाए तो 30% जो मतलब कि लोग थे, मेंबर्स थे, वो क्या कहते हैं क्रिमिनल्स थे, लेकिन जब देखा 2014 में तो 34% हो गए। और अगर 2019 की बात की जाए तो 43% जो लोग इलेक्टेड हैं, चाहे वो एमपीज हैं चाहे वो एमएलएज हैं, वो क्या है मेनली क्रिमिनल्स हैं। और ये देखा जाए जो क्रिमिनल केसेज हैं, और अगर जिन लोगों पे जो सीरियस क्रिमिनल केसेज है तो आप उनकी रेशो भी देख सकते हो, 14% से बढ़ के 29% हो चुकी है। सीरियस क्रिमिनल केसेज में उन्होंने कौन से केसेज, जैसे रेप के केसेज उनके पे चार्ज है, मर्डर के, किडनैपिंग के या क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, तो इस तरह के चार्जेस उन पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको सोचो भी इससे क्या बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पे। कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू 3 लेबर कोड्स। अब ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जो 3 लेबर कोड्स पे अमेंडमेंट। देखो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है लेबर कोड किस पे, सोशल। देखो गाइस 4 तरह के लेबर कोड्स होते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी होता है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ होता है, और एक होता है कोड ऑन वेजेस। जो कोड ऑन वेजेस है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, पास हो चुका है, इसलिए अभी उसकी बात नहीं करिए क्योंकि उसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी कैबिनेट ने क्या किया है, इन जो लेबर लॉज हैं इनमें अमेंडमेंट क्या करती है, अप्रूव करती है, ठीक है, जिसके अंदर पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स भी गिग वर्कर्स को प्रोवाइड किया गया। क्योंकि गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हम उन्हें किन्हें बोलते हैं, जो टेम्प्रेरी बेसिस पे क्या करते हैं, आपकी फॉर्म में काम करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो क्या करेगी, जो 44 लेबर लॉज हैं उन्हें 4 कोड्स में क्या कर देगी, अमेलगमेट कर देगी, कंबाइन कर देगी, सबमर्ज कर देगी, ठीक है। इसमें जो कोड ऑन वेजेस है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जा चुका है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बाकी जो बचे 3 कोड्स हैं उसको हम स्टैंडिंग कमेटी पे रेफर किया था। स्टैंडिंग कमेटी को मैंने आपको बताया था ये परमानेंट कमेटी होती है, इसकी राय लेने के लिए रेफर किया था। तो अब क्या है, फाइनली क्या कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। क्या इसमें हमने क्या किया, मेनली जो लॉज हैं उन्हें सिंप्लीफाई किया। अमेलगमेट मतलब क्या है कि यार जो अननेसेसरी लॉज हैं या जो 14 लॉज हैं उन्हें एक लॉ बना दिया, ठीक है। अमेलगमेट मतलब कंबाइन कर दिया, उन्होंने ईजी कर दिया, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं क्या क्या किया है। देखो सबसे पहले लेबर कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। अगर आपने मेरे साथ पीटी 365 इकोनॉमी किए हो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको हमने क्या करा, इसमें मेनली 3 लॉज को सबसम किया था, एक ट्रेड यूनियन एक्ट, एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसमें हमने 3 लॉज को इकट्ठा किया था। अब इसका प्रोविज़न क्या है, इसमें अमेंडमेंट क्या किया है, देखो इसमें जो हायरिंग और फायरिंग लॉज हैं इसको ईजी किया, मतलब किसी को भी आप हायर कर रहे हो और किसी को भी आप अपनी कंपनी से निकाल रहे हो तो इनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको ईजी किया, और साथ में जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है उनको लीगल किया, ठीक है। कई लोग क्या है 2 साल के लिए आपको मतलब कि रख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही टेनर से पहले निकाल देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं होगी, इसको लीगल कर दिया। और जो यूनियन से रिलेटेड जो लोग यूनियंस बना लेते हैं उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे इंप्लीकेशन क्या होगा, ऑफकोर्स कि जो एम्प्लॉयमेंट को हम इंकरेज कर पाएंगे, ईजिली हम हायर कर सकते हैं, ईजिली फायर भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये क्या है, ज़्यादा हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से। अब लेबर कोड और सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के अंदर क्या हमने मेनली 9 जो लेबर एक्ट से उन्हें अमेलगमेट किया था, जैसे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो इन सबको हमने क्या करा था, सबमर्ज किया था। इसमें हमने क्या किया था, मेनली जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी को प्रोफोर किया। सोशल सिक्योरिटी क्या है, जैसे उनको इंश्योरेंस कवर दे दिया, ठीक है, या फिर उनको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी दे दी, ठीक है। और एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को भी सेटअप किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो 40 करोड़ जो
ऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उन्हें बेनिफिशियल मिलेगा। दूसरी बात रहेगा, इससे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को भी ओपन करेंगे और जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है हर एक इंडिविजुअल के लिए ओपन करेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें क्या करा हमने 13 लेबर एक्ट को क्या करा था, सबसम किया था। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, प्लांटेशन लेबर एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया। इसके अंदर हमने क्या करा था, वुमेन, फिक्स टर्म और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए एक जैसे प्रोविजंस रखे थे। मतलब कोई ना कि हमने जेंडर डिस्पैरिटी करनी है, ठीक है, ना ही हमने जो फिक्स टर्म या फिर जो टेम्परेरी टर्म पे जो आपके वर्कर लगा हुआ है उसमें कोई भी हमने क्या करना है, डिस्पैरिटी नहीं करनी है। ठीक है। हमने क्या करा है, कुछ सर्टेन क्लासेस जो है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं। जैसे फैक्ट्रीज में जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए अलग प्रोविजंस है, माइंस में या फिर जो डॉक वर्कर्स या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में जो काम करें उन लोगों के लिए क्या प्रोविजन स्पेशल है। ठीक है। इससे होएगा हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो डिफरेंट जैसे जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो जो नोटिफाई किए जाएंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसमें हमने यही कहा था। चलिए अब बढ़ते हैं हम छोटी छोटी न्यूज़ पे। देखो हाइब्रिड वारफेयर क्या होता है। सबसे पहले देखो हाइब्रिड वारफेयर में क्या है, सपोज करो इंडिया और चाइना में कोई लड़ाई है। ठीक है। तो क्या है, इंडिया चाइना क्या डायरेक्ट ये नहीं है कि एक दूसरे पे बम फेंक देंगे या दोनों की आर्मीज है वो लड़ने लगेंगे, नहीं। देखो हाइब्रिड वारफेयर में हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, वहाँ की जो सिक्योरिटी है, मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी है, उसे हम कहीं ना कहीं डिस्पर्स कर देते हैं, या फिर जो उनका डेली जो भी है, मतलब कि यूनिफॉर्म जो सब चीज़ें चल रही हैं उन्हें हम डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, साइबर अटैक्स के थ्रू कर सकते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ऐसे कैंपेन्स लगा दें जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिसलीड करें। ठीक है। या फिर एस्पियोनेज, मतलब कि ऐसे कोई अंडर कवर एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू। ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, ये हम वॉर करवाते हैं। ठीक है। एक तरह से आपको समझ में आ गया किस तरह से। इससे क्या होता है कि जो वहाँ का उस कंट्री का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, उस कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अंडरमाइन हो जाते हैं। ठीक है। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप और जो मतलब कि वहाँ का अकेडमी है, इंटेलिजेंस है, वो भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं, मतलब कि सब एकदम से क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो सिंपल यही मतलब है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कुछ अनकन्वेंशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं वॉर फाइटिंग में। ठीक है। मतलब कि सिंपली ये नहीं कि आर्मी लड़ रही है आपकी या फिर बॉम्ब फेंक के जा रहे हैं, इस तरह का कोई वॉर नहीं हो रहा, लेकिन अनकन्वेंशनल मेथड से क्या आप वॉर कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आप क्या करते हो, उस जो कंट्री का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसके क्या करते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो और डिसेबल कर देते हो ओपोनेंट के एक्शन पे। हम अगर चाइना ने अगर सपोज करो ऐसा इंडिया पे कहते हो, इंडिया का जो एक्शन है उसको एकदम से आप डिसेबल कर देते हो विदाउट एंगेजिंग इन ओपन हाउस, मतलब ओपनली एंगेज होने की जगह क्या कर रहे हो, इस तरह से क्या करते हो, डिस्टर्ब कर देते हो। ठीक है। और पता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। इससे क्या, ये एक एग्जाम्पल देता है कि ऐसा क्या है, रशिया मेनली करता है यूक्रेन पे। ठीक है। रशियाज अप्रोच टू यूक्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ वारफेयर। ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो क्या हुआ है, किसी ने मतलब कि ये लगाया होगा, एलिगेशन लगाया होगा कि अमेजोन है वो डोमिनेट कर रहा है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मैटर को मतलब कि इन्वेस्टिगेट किया और उसने जो भी एलिगेशन लगाए हुए थे अमेजोन पे उसको क्या किया, डिसमिस किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लोगों ने क्या है, किसी ने भी जो अमेजोन पे ऐसा एलिगेट लगाया हुआ कि फैशन ऑनलाइन जो फैशन रिटेल स्पेस में जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा से डोमिनेट कर रही है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी ये डिसमिस कर दिया एलिगेशन और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी कहीं भी डोमिनेट नहीं कर रही है और वो बिल्कुल स्मूथ काम कर रही है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बोर्ड है, तो गाइस हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर एस्टैब्लिश हुई है, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया। ये क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। हर एक चीज़ को कि भी हर चीज़ सही चल रही है, मतलब कि कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। ड्यूटी क्या है इसकी, ऐसे प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना जो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट ला रही हो, प्रमोट और सस्टेन करना कंपटीशन को, और जो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्ट इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करना, और साथ में जो ट्रेड है उनकी जो फ्रीडम है उसे इंश्योर बनाए रखना। ठीक है। आपको पता है फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 19 के अंदर, फ्रीडम टू ट्रेड। ठीक है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर 6% और 6 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। नथुला बॉर्डर ट्रेड, तो कभी क्या आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन हो रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख में, इस वजह से जो नथुला के थ्रू जो ट्रेड होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। जो नथुला क्या करता है, सिक्किम स्टेट को कनेक्ट करता है किससे, चाइना के जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से कनेक्ट करता है। इस ट्रेड रूट को मेनली क्या करते हैं, ओल्ड सिल्क रोड भी बोलते हैं। 1962 तक यहाँ पे ट्रेड होता था, लेकिन फिर जब इंडिया चाइना का वार हुआ था तो इस जो रूट था इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इस रूट को द्वारा क्या कहते हैं, रिज्यूम कर दिया गया। ओल्ड सिल्क रूट मेनली क्या करता है, लासा को कनेक्ट करता है, तिब्बत को जेलपला पास से कनेक्ट करता है। ठीक है। अब जो ट्रेडिंग एक्टिविटी इस पास के थ्रू होती है वो मेनली 6 महीने होते हैं, मई टू नवंबर। ऑफकोर्स उसके बाद तो भाई बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ जाएगी। और यहाँ पे जो इवन जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनको भी अलाउड है कि आप यहाँ पे इंडिया में या चाइना में आके कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को मतलब सेल परचेज कर सकते हो। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A क्या होता है, देखो प्रोजेक्ट 17A के अंडर क्या होता है, हम जो 7 वॉरशिप्स को
कंस्ट्रक्ट करेंगे। मतलब देखो जो शिप्स को जो वॉर में यूज़ करेंगे उन शिप्स को हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो प्रोजेक्ट 7A के अंदर क्या है, हम स्टील्थ फ्रिगेट्स को बिल्ड करेंगे। देखो स्टील्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं, देखो ये मेनली शिप्स ही होती हैं, ऐसी शिप्स होती हैं जिनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लाइक सोनार की हेल्प से या रडार की हेल्प से उन्हें डिटेक्ट करना बहुत मतलब कि मुश्किल होता है, तो ये उसे हम क्या बोलते हैं, स्टील्थ फ्रिगेट्स बोलते हैं। इसको मेनली क्या है, स्टील से क्या है डेवलप किया जाता है, और साथ में इनके साथ कुछ वेपन्स और सेंसर्स को क्या फिट किया है विद इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। इन फ्रिगेट्स को किसने डेवलप किया गया है, मजागोन डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा, और साथ में कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप किया गया। फर्स्ट फ्रिगेट जो हुआ था इस प्रोजेक्ट के अंदर वो कौन सा है, इंडियन नेवल शिप नीलगिरी, जिसे लॉन्च किया गया था 2019, ठीक है। लास्ट न्यूज़ पढ़ते हैं आज की, मीथेन हाइड्रेट रिजर्व एट कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। तो गाइस अभी क्या है, अगरतला रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे है उसने स्टडी करी है, और उसने काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में मैसिव मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट पाए गए हैं। कहाँ पे, कृष्णा गोदावरी बेसिन पे, नियर कोस्ट ऑफ अंडमान और महानदी, ठीक है। मीथेन हाइड्रेट कब बनता है, मीथेन हाइड्रेट तब बनता है जब हाइड्रोजन बॉन्डेड जो वाटर होता है वो मीथेन गैस को क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है। मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है वो किससे मिलता है, मीथेन से मिलता है, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे ओशन में। ये एस्टिमेट किया जाता है कि एक मीथेन हाइड्रेट में कितना होता है, 160 to 180 क्यूबिक मीटर ऑफ मीथेन होता है। इसे एस्टिमेट किया जाता है कि जो मीथेन प्रेजेंट है मीथेन हाइड्रेट की फॉर्म में कृष्णा गोदावरी बेसिन में, वो ट्वाइस है दैट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स अवेलेबल वर्ल्ड में, ठीक है। तो गाइस यही थी आज की 13 and 14 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स में, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय।